हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया पाक क्वेश्चन ऑफ ट्रेड। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रिजम्पशन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट विल इट टेक टू रिज्यूम द कॉमर्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। हिस्ट्री क्या है, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे और पाकिस्तान की राजनीति और आर्मी के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट पूरे मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स 2024 के लिए, वो है WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन आर नॉट इलीगल। इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट इन टर्म्स को समझेंगे और इसके अलावा ISDS इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये सारे टर्म्स आपको UPSC प्री 2024 में पूछे जा सकते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वाई आर रोहिंग्यास रिफ्यूजी रिस्किंग देयर लाइव्स एट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आपको सवाल आ सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस जो है आप लोग सर्च करिए डायरेक्टली, या फिर नीचे लिंक दी गई है मोर में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया पाक क्वेश्चन ऑफ ट्रेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और डेटा बेस्ड क्वेश्चन अपन यहाँ से इस आर्टिकल से तैयार कर लेंगे तो प्री एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाक के जो टाइज़ हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो थीम है हमारे आर्टिकल की वो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजम्पशन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या संभावनाएं हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो दोबारा से शुरू हो जाए। क्या ट्रेड हिस्ट्री रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और हमें क्या करना चाहिए कि ये ट्रेड और कॉमर्स दोबारा से शुरू हो सकता है और कब हो सकता है। ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। अब शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल आया क्यों है। ऑन मार्च 23 पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सीरियसली एग्जामाइन करने की ज़रूरत है द क्वेश्चन ऑफ रिज्यूमिंग ट्रेड विथ इंडिया। जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको रिज्यूम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस सवाल पर सीरियसली एग्जामाइन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों कहा आगे समझेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारे ट्रेड टाइज ख़त्म कर दिए थे जब इंडिया ने 2019 में 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन किया था और इंडिया भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड करने में। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। या तो टेररिज्म आप ख़त्म करिए, उसके बाद ही जो है हम आपसे बात करेंगे, उसी के बाद ट्रेड जो है रिलेशन दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। अब स्टेटमेंट की जो टाइमिंग है, जो कंटेक्स्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद इशक वो पहले इकोनॉमिक मिनिस्टर्स रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में। इनफैक्ट वो IMF के साथ जो पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा था फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उस नेगोशिएशन का पार्ट भी रह चुके हैं। तो आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि वो नेगोशिएशन का पार्ट रह चुके हैं, इसलिए उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि ऑलरेडी ट्रेड तो हो ही रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कैसे हो रहा है, थर्ड कंट्री से। पहले इंडिया से गुड्स दुबई जाते हैं और दुबई से फिर पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से दुबई जाते हैं और उसके बाद फिर इंडिया आते हैं। ऐसे में थर्ड कंट्री बीच में है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लॉजिस्टिकली इतना लंबा लंबा घूम के जाना पड़ रहा है ना। डायरेक्टली बाजू की कंट्री है और इतना राउंड मार के जा रहे हैं तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो लग जाएगी, लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी, टाइम जो है पहुंचने का गुड्स, ये सारे इश्यूज आने लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ट्रेड हो ही रहा है तो भाई इससे अच्छा है कि रिजम्पशन करा जाए
ताकि दोनों कंट्री को फ़ायदा हो, इंडिया और पाकिस्तान को। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पाकिस्तान की जीडीपी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है स्मॉलर है किससे, इंडिया से। इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर बनने की तरफ है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है इकोनॉमिकली, और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है वो मिलिट्रीली स्ट्रांग नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान समझता है और जान रहा है। तो उनका ये मानना है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि ये ट्रेड को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो जोग्राफी है ना, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है इंडिया साइड की, वो कहीं ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन अफ़गानिस्तान और ईरान साइड वाली बॉर्डर। यहाँ पर इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जो अफ़गानिस्तान वाली बॉर्डर है वहाँ पर ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। भले ही उन कंट्री से इनके टाइज़ अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा टेररिज्म है ना। जो तालिबान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वाला फैक्शन है तालिबान का, वो भी आपको अफ़गानिस्तान बॉर्डर में देखने को मिलेगा। तो ट्रेड जो है बहुत अच्छे से हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब जो दर के कमेंट हैं जो फॉरेन मिनिस्टर के, इसे कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए? क्या पहले भी इस तरह के कमेंट्स जो है पाकिस्तान ने किए थे? रिसेंट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी डिसाइड की गई थी। जैसे कि 2021 में पाकिस्तान ने ट्रेड और कॉटन में कॉटन और शुगर है उसमें ट्रेड को शुरू करने की बात की थी और डिसीज़न भी लिया गया था, लेकिन इस डिसीज़न को एक दिन में रिवर्स कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की राजनीति है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है कि इतना आसान नहीं है इंडिया के साथ ट्रेड टाइज को नॉर्मलाइज करना। ठीक, बैक चैनल नेगोशिएशन ज़रूर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, जिसके रिजल्ट से 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है एलओसी पे दोबारा से उसे रिन्यू किया गया था। और इसी तरीके से बैक चैनल तरीके से ही ट्रेड टाइज भी नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, प्लस वहाँ पर जो आर्मी है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बिना आर्मी के, ग्रीन फ्लैग के कोई ट्रेड या फिर नॉर्मल टाइज इंडिया के साथ पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के लिए दोनों साइड से, ये देख लेते हैं। तो अभी जो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं। ठीक, तो ये दोनों पार्टी का कोलिशन हुआ है। इसमें जो नवाज शरीफ वाले के भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हमेशा प्रो इंडियन रहे हैं, है ना। उनकी राजनीति में उन्होंने हमेशा चाहे कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हों, लेकिन जो पीपीपी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे 2022-23 में, उन्होंने पब्लिकली इंडिया के अगेंस्ट हार्ड लाइन ले रखी है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो दूसरा कोलिशन है पीपीपी पार्टी वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा इंडिया के साथ रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टाइज। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है पाकिस्तान आर्मी। जब फॉरेन मिनिस्टर जो इसक दर हैं उन्होंने कहा कि वो सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे इस बारे में और सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उसमें जो अदर स्टेक होल्डर थे वो पाकिस्तानी आर्मी थे। और अभी जो आर्मी चीफ हैं वो हैं सैयद असीम मुनीर, और अभी तक के उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ ऐसे हार्डलाइन स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, तो उनके स्टैंड के बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। पाकिस्तान ने जो है प्री कंडीशन रखी थी कि जब तक के 370 दोबारा से नहीं लाया जाता तब तक के वो इंडिया के साथ किसी तरह की टॉक्स नहीं करेंगे, कोई ट्रेड टाइज नहीं होंगी। ये उनकी प्री कंडीशन थी। अब अपने इंडिया में तो मोदी जी हैं, पॉसिबल है नहीं कि दोबारा से 370 आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेड टाइज होते हैं तो पाकिस्तान को मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो प्री कंडीशन थी, है ना, वो कहीं ना कहीं उनको उसमें उस प्री कंडीशंस को छोड़ना पड़ेगा। जो उनके पास लेवरेज था उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है ये टाइज वापस रिज्यूम हो सकते हैं। और इंडिया का स्टैंड तो क्वाइट क्लियर है कि ट्रेड और टेररिज्म जब साथ में नहीं चल सकता, जब तक कि पाकिस्तान अपना टेररिज्म वाला जो एजेंडा है, प्रॉक्सी जो वॉर चला रहा है कश्मीर में, जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक के इंडिया जो है नॉर्मल टाइज नहीं करेगा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और रिजम्पशन ऑफ ट्रेड भी नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब
बॉल किसके कोर्ट में है? पाकिस्तान के। पहले तो अपनी प्री कंडीशन से उसे पीछे हटना होगा, और दूसरा टेररिज्म में जो है जो प्रॉक्सी वार उसने चला के रखा है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है हमारे जो चैलेंजेस होंगे ये सारे होंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1965 से 71 के बीच में जो ट्रेड टाइज थे ऑलमोस्ट कट ऑफ थे। क्यों 65 से 71? यार उस समय वॉर चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर थी, तो ट्रेड टाइज तो हो नहीं सकते थे। उसके बाद 1993 में सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो कि साइन हुआ, लेकिन पाकिस्तान उस समय इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और वो डिमांड कर रहा था कि पहले कश्मीरी मुद्दा सुलझाया जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड इकोनॉमिक टाइज शुरू करेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज किए जा सके, जो ट्रेड टाइज है वो नॉर्मलाइज किए जा सके। और जो मेन कारण था यूपीए का कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध स्ट्रॉन्ग करने का, वो ये रीज़न था कि पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के अगेंस्ट में ज़रूर रहती है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति हमेशा प्रो इंडियन है। वो हमेशा से ये चाहते हैं कि डिस्प्यूट चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, चल रहा है, लेकिन ट्रेड बहुत अच्छे इंडिया चाइना के बीच में, अगर आप देखोगे बिलियंस 100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है। हालांकि अपन ही डेफिसिट में, लेकिन ट्रेड बराबर चल रहा है। उसी तरीके से डिस्प्यूट रहे जब तक रहना है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी ट्रेड संबंध बहुत अच्छे बने रहें। ये पाकिस्तान की जो राजनीति है वो चाहते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, इवन वहाँ के लोकल लोग भी हैं, वो भी प्रो इंडियन हैं। कुछ ही हार्डलाइनर्स को अगर हम छोड़ दें तो कुछ हैं जो हार्डलाइनर्स हैं, कुछ पार्टी है जो हार्डलाइनर्स हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया में भी वो आपको देखने मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो दोनों ही कंट्री शांति चाहती है। तो 2010 में मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की कि जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति है ना, आर्मी के कारण और उनकी जो इनर पॉलिटिक्स है उसके कारण, जो हार्डलाइनर पार्टी हैं उनके कारण ये जो ट्रेड संबंध थे उतने ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हो पाए। अब क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक जो है ट्रेड टाइज वापस रिज्यूम हो सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। यार इंडिया में लोकसभा इलेक्शन है, तो ये तो मान के चलो कि लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी हैं और उनकी स्पीचेस में पाकिस्तान होगा ही होगा, तो ट्रेड टाइज तो दोबारा अभी रिज्यूम नहीं किए जा सकते इमीडिएटली, तो कोई भी चांस नहीं है। नेगोशिएशन हो सकता है किसी प्राइवेट प्लेस पे, बैक चैनल नेगोशिएशन हो सकता है जहां किसी को पता ना चले, लेकिन अभी तुरंत में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ये कर सकता है कि वापस हाई कमीशन इंडिया में बैठा सकता है, वापस हाई कमीशन को इंडिया में भेज सकता है। यूएई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। 2021 में जो टॉक्स हुई थी उसमें यूएई ने ही नेगोशिएशन किया था, और यूएई ही चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो टाइज है उसे बेहतर करे, तो यूएई अच्छा मीडिएटर का काम कर सकता है। अब किसको बेनिफिट होगा ट्रेड से? यार पाकिस्तान की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पाकिस्तान को तो अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिलेगा। देखो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात करें तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 2000 के आसपास मिलियन डॉलर का हो रहा है, और इंपोर्ट्स टू इंडिया की बात करें तो 494.87 इंपोर्ट हो रहा है। ठीक, तो टोटल जो ट्रेड है वो इंडिया के पक्ष में, तो इंडिया को तो बेनिफिट होगा ही होगा। पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो चीज़ बाजू से आ सकती है उसको इतनी दूर से बुला के जो कंज्यूमर सरप्लस है उसे कम करने का क्या मतलब है। तो बेनिफिट दोनों कंट्री को मिलेगा, खासकर पंजाब के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, और पंजाब के किसान चाहते भी हैं कि ये ट्रेड टाइज दोबारा से शुरू हो। ठीक, जो जरदारी गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड टाइज शुरू हो, तो उनको सबसे पहले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया को वापस दे देना चाहिए अंडर WTO। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट न्यू दिल्ली एज अ ट्रेड पार्टनर। ठीक है, MFN स्टेटस जो भी WTO कंट्री है सब एक दूसरे को MFN स्टेटस देती हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन देता है। सिर्फ पाकिस्तान ने ये स्टेटस इंडिया को नहीं दिया था बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, और इंडिया ने भी रिसेंटली MFN स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया था। तो ये पाकिस्तान को वापस इंडिया को देना चाहिए, तभी कुछ चांसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिज्यूम होने के। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर है, सारी चीज़ें आपको इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड टाइज के बारे में क्लैरिटी आ चुकी होगी।
नेक्स्ट आर्टिकल है WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन आर नॉट इलीगल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पूरे मंथ में अगर प्री के लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा तो वो यही होगा। इस आर्टिकल के थ्रू हम जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। ये टर्म्स को आपको याद रखना है। ये टर्म्स आपको प्रीलिम्स में अगर कहीं दिखते हैं तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा? WTO। ठीक, एक टाइम था 2015 से 2020 के बीच में लगातार एक क्वेश्चन आपको WTO का UPSC प्री में पूछा जाता था। इनफैक्ट इतना तक हो गया था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और WTO ऑप्शन में है और वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में नहीं है, WTO अकेला ऑप्शन में है, तो 100% चांसेस होंगे कि आंसर WTO ही होगा। तो ये जो थीम है वो बहुत रिपीट होती है। रिसेंट ईयर में कम क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन WTO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिख सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव इज रिलेटेड विथ वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF एटसेट्रा। ठीक, जो भी आपके ऑप्शंस होंगे इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल होगा। इसमें हम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO कंक्लूड हुई है अबू धाबी में। ये स्टेट में पूछ सकते हैं WTO 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, और उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। जो सिग्निफिकेंट मेन और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है नॉन एडॉप्शन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर अडॉप्शन नहीं हुआ है, नॉन एडॉप्शन है किसका? IFD एग्रीमेंट का। इसे अडॉप्ट नहीं किया गया है मल्टीलेटरल बेसिस पे, मल्टीलेटरल लेवल पर। इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने IFD एग्रीमेंट का जो है अपोजिशन किया था जब इसे लॉन्च किया जा रहा था, और अभी भी इंडिया और साउथ अफ्रीका और बहुत सारी ग्लोबल साउथ की कंट्री इसके मल्टीलेटरल इम्प्लीमेंटेशन पर क्या कर रही है? अपोज कर रही है, इसके अडॉप्शन पर अपोज कर रही है, और सक्सेसफुली जो है अडॉप्शन नहीं हो पाया है जो इंडिया और बाकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज चाहती थी। इंडिया के रीजंस के बारे में भी बात करेंगे। जो IFD एग्रीमेंट है उसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2017 में। इसे 2017 में प्लूरीलेटरल बेसिस पर 70 कंट्रीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, नेगोशिएशंस के लिए WTO की पटल पर रखा गया था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें हुई थी उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, द जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव इज करेंटली इन द न्यूज़, इज रिलेटेड टू WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। IFD एग्रीमेंट 2023 नवंबर को फाइनलाइज हुआ और आज 166 में से 120 कंट्री, लगभग 70% से ज़्यादा जो है मेंबरशिप इस एग्रीमेंट को बैकिंग कर रही है। इस एग्रीमेंट के बारे में अलग से पढ़ेंगे। टोटल 120 कंट्रीज़ जो है IFD एग्रीमेंट को प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट की तरह जो है इंक्लूड करना चाहती है WTO के अंदर। अब ये जो प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट है ये क्या है? प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट ये होता है कि जनरली WTO के अंदर, जो कि एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे जितने भी मेंबर होंगे सब लोग जो है कंसेंसस के बेसिस पे सबका एक एक वोट होगा, और सारे लोग जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक के ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकते। जो एग्रीमेंट है उसे जो है इम्प्लीमेंट और लीगली बाइंडिंग सबके लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आर्टिकल है 11.3 ऑफ द WTO एग्रीमेंट जिसमें कैटेगरिकली अलाउ किया गया है किसको? प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट को। प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट में होता क्या है? मान लो कि पूरी 166 कंट्री नहीं चाहती, लेकिन 70 कंट्री ऐसी है जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ाने के लिए कोई एक एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, या 50 कंट्री ऐसी है जो साइन करना चाहती है, तो वो एक एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, नेगोशिएशन कर सकती है WTO के पटल पर। ठीक, इसकी जो है आपको क्या है? परमिशन है ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 11.3 ऑफ द WTO एग्रीमेंट। जो प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं वो केवल उन्हीं मेंबर पे बाइंडिंग होते हैं, उन्हीं मेंबर पे लीगली बाइंडिंग होते हैं जो कि उन्हें नेगोशिएट करते हैं।
जो उससे बाहर हैं उनके ऊपर वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक, अब अपन आईएफडी के बारे में बात कर लेते हैं। आईएफडी एग्रीमेंट एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट अ मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट बाय सिंप्लीफाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर। ठीक, तो जो फर्स्ट इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है ना। जो इन्वेस्टर हैं जो आपकी कंट्री में आते हैं उनके लिए बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर प्रोटेक्शन देने की कोशिश इस एग्रीमेंट के थ्रू की जा रही है। दूसरा क्या है, इट एम्स टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग। ये याद रखेंगे, इस तरह के टर्म्स आपको प्रीलिम्स में आते हैं। ये जो एग्रीमेंट होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा, सारी कंट्रीज पे नहीं होगा जिन्होंने इसे साइन किया है, केवल उसी कंट्रीज पे होगा। एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ट्रेड फ्लोस, ये मेनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि क्या फैसिलिटेट कर रहा है, क्या आसान बना रहा है कंट्रीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फ्लोस। थर्ड क्या है, इट डज नॉट कवर मार्केट एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखेंगे। आपको डायरेक्टली आईएफडी के बारे में पूछ सकता है और फिर आपको पूछेगा कि आईएफडी डज नॉट कवर, और पहला ऑप्शन आएगा मार्केट एक्सेस, बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, बिल्कुल सही बात। और फोर्थ रहेगा इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये चारों चीज़ें आपका आईएफडी एग्रीमेंट कवर नहीं करता है, तो इससे भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है, इसको याद रखेंगे। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आईएफए क्या है, इट डज नॉट एम एट लिबरलाइजिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। आपकी जो इंडिया है जैसे, तो कंट्री की लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते कि वो आप अपनी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ऐसे बनाइए कि कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करते, बिल्कुल नहीं। बस वो ये चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसीजर है वो आसान बना दीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि एफडीआई 100% करिए, बस वो ये कह रहे हैं कि एफडीआई को अगर 50% भी अलाउ है तो वो उस 50% को करने के लिए इन्वेस्टर को परेशानी ना हो, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो मेनली जो आपका एग्रीमेंट है वो सिंप्लीफाई प्रोसीजर करने के लिए है, लिबरलाइजिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज करने के लिए मकसद से नहीं लाया जा रहा है। और ओवरऑल इंडिया को एज सच टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के जो इश्यूज हैं उस पर चर्चा की जाएगी। जो आईएफडी एग्रीमेंट साइन करता है उन स्टेट को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, उन्हें रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी बनानी पड़ेगी, है ना, ऑगमेंट करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि आसानी से ट्रेड फ्लो, इन्वेस्टमेंट फ्लो हो सके। अब ISDS के बारे में बात करते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत समय से न्यूज़ में है लेकिन नहीं आया है। ISDS है क्या? ISDS बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली इन न्यूज़। क्या होता है ISDS, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, और वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ठीक। फॉर एग्जांपल केन इंडिया ले लेता हूँ मैं, या फिर वोडाफोन ले लेता हूँ, ठीक। इंडिया में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अब इंडिया में जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनसे कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस ले रही है, कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कर रही है जो कि नेशनल कंपनी टाटा, इनको नहीं देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा टैक्सेस, लेकिन इनको देना पड़ रहा है। तो इनके साथ जो है नेशनल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जो कि नेशनल इन्वेस्टर के साथ होता है या नेशनल कंपनीज के साथ होता है। तो ये जो कंपनी होगी वो क्या कर सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन में जा सकती है। किसको सू कर सकती है? स्टेट को। कौन से स्टेट को? इंडिया को, कि हमारा जो है यहाँ पर हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिए जा रहे हैं, और इंडिया पे केस किया जा सकता है, और ऐसा एक्चुअल में किया भी गया था,
ठीक। जो केन इंडिया है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए थे और उसके बाद जो है वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में वर्डिक्ट आई थी और इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है पेनाल्टी देनी पड़ी थी। ठीक, तो ये क्या है, ISDS मैकेनिज़्म है। ISDS मैकेनिज़्म क्यों बनाई गई है? टू प्रोटेक्ट सिटीजन अब्रॉड, जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज़्म बनाई गई है और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए भी ये मैकेनिज़्म बनाई गई है। नेशनल ट्रीटमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कुछ टैक्स बेनिफिट दे रहे हो तो आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर है वही टैक्स बेनिफिट उन्हें भी देना पड़ेगा, इसे नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं। नाउ IFD के अंदर ISDS को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि WTO के अंदर केवल एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। इंडिविजुअल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है सू नहीं कर सकती किसी भी स्टेट को WTO के अंदर, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है, इसलिए ISDS को इंक्लूड नहीं किया गया है IFD एग्रीमेंट में। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ISDS के बारे में एक दो चीज़ और, BIT एग्रीमेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर ही ये ISDS को इंक्लूड किया जाता है। इंडिया ने 1994 में BIT जो है साइन किए थे, 2016 में सारे BIT ख़त्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इंडिया ने जो नए BIT साइन कर रही है उसमें ISDS में चेंज किया गया है। ISDS में क्या चेंज किया गया है? इंडिया ने कहा है कि सारे जो है जितने भी आपके डिस्प्यूट हैं, सबसे पहले आप डोमेस्टिक कोर्ट में जाएंगे और डोमेस्टिक कोर्ट में है ना, जो लोअर से लेके अपर लेवल तक जाइए, पूरे डोमेस्टिक ऑप्शन को एग्जॉस्ट करिए और अगर उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तभी आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्री ये BIT साइन नहीं कर रही है, जो इंडिया का नया BIT मॉडल है। इस पर भी हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार आर्टिकल में। होपफुली ये ISDS आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि यार ये प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि जो IFD एग्रीमेंट है वो WTO रूल बुक का पार्ट ना बन पाए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को ज़्यादा मतलब नहीं है IFD एग्रीमेंट के टेक्स्ट से, उनको कोई अपोज नहीं कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट सही नहीं है, ये टेक्स्ट गलत है। इंडिया के जो अपोज करने के रीज़न है वो टू फोल्ड रीज़न है और दोनों ही सैद्धांतिक रीजंस हैं। क्या है? पहला कि इन्वेस्टमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ WTO। क्या इन्वेस्टमेंट WTO का पार्ट हो सकता है? WTO नेगोशिएशन का पार्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्रिम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी और बहुत सारे लोगों ने लगाया था कि ये सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट WTO के नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। दूसरा क्या है? द प्रोसेस फॉलो टू मेक द IMD एग्रीमेंट पार्ट ऑफ WTO रूल बुक। ये जो प्रोसेस फॉलो की गई है IFD एग्रीमेंट को WTO रूल बुक का पार्ट बनाने के लिए, क्या ये प्रोसेस लीगल है या फिर इलीगल है? ये दोनों सवाल इंडिया पूछता है। नेशन वांट्स टू नो। अब पहला सवाल क्या है? इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेड। इंडिया का ये कहना है कि भाई इन्वेस्टमेंट अपने आप में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट होने से हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो जाए या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ना हो। और WTO का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? कंट्रीज़ के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेट कराना, है ना। कंट्रीज़ के बीच में गुड एंड सर्विसेज आसानी से ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में, उसी के फैसिलिटेशन का कार्य किसका है? WTO का। क्योंकि ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो आप WTO में इन्वेस्टमेंट नेगोशिएट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंडिया। हालांकि जो राइटर हैं उनका कहना है, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, कि OECD के एक डेटा के हिसाब से 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ग्लोबल वैल्यू चेन से ऑकर होता है। और ग्लोबल वैल्यू चेन से ऑकर हो रहा है, इसका मतलब चाइना में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तभी तो यहाँ पर एप्पल के असेंबल करके बाकी कंट्रीज़ में भेजा जाता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ। तो जनरली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज है। तो इंडिया यहाँ पे गलत है अकॉर्डिंग टू राइटर। लेकिन इंडिया का कहना है कि इन्वेस्टमेंट अपने आप में ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेगा, इसकी सर्टेनिटी नहीं होती है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये आपका स्टेटमेंट सही रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, इंडिया का क्या रीज़न है इसे अपोज करने का? दूसरा रीज़न ये है कि यार भाई जो तुम नेगोशिएशन कर रहे हो IFD एग्रीमेंट को, तुमने जो है प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट के तरीके से इसे WTO के रूल बुक का पार्ट बनाने की कोशिश की। इंडिया इसके अगेंस्ट में, इंडिया इसके अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि 2015 में जो नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था
कि कोई भी न्यू इशू को तब तक के जो है नहीं लाया जा सकता, कोई भी मल्टीलेटरल इश्यूज़ को, जब तक के सारे मेंबर्स उसमें एग्री नहीं करते। उसके बावजूद भी ये नया IFD एग्रीमेंट 2017 में लॉन्च किया गया और इसे WTO नेगोशिएशन का पार्ट बनाया गया, इसे WTO रूल बुक का पार्ट बनाया गया। तो इंडिया ने कहा कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो तो ठीक है, लेकिन इसका अडॉप्शन करना ही इलीगल है क्योंकि ये गलत तरीके से लाया गया है। सारी कंट्री इसको बैक नहीं कर रही थी जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इंडिया का क्या है, इंडिया के रीजंस हो गए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि राइटर इसको बोल रहे हैं कि ये इलीगल नहीं है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के IFD ना साइन करने के या ना बैक करने के क्या रीजंस। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सारे टर्म आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका नोट्स बना लो, रट लो, ठीक। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजी रिस्किंग देयर लाइव्स एट सी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में आपको पहले भी रोहिंग्यास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। रिसेंटली जो रोहिंग्यास रिफ्यूजी हैं उन्हें बचाया गया है, डजन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को बचाया गया है इंडियन ओशन सी से, जो कि अपना ट्रैवल करते हुए कहाँ जा रहे थे, इंडोनेशिया जा रहे थे। उनकी जो बोट थी वो पलट गई थी और उसके बाद जो है उनको बचाने का कार्य किया है। और इसलिए दोबारा से ये न्यूज़ में आया है कि क्यों रोहिंग्या रिफ्यूजी अपनी जान खतरे में डाल करके मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले रोहिंग्यास हैं कौन ये समझ लेते हैं। इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होती है। रोहिंग्यास आर मुस्लिम माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप विथ देयर रूट्स इन द म्यांमार। ये जनरेशन से कहाँ पर रह रहे हैं, म्यांमार में। इनकी रूट्स म्यांमार की है, बर्मा की है, और ये माइनॉरिटी मुस्लिम इथनिक ग्रुप है। मेजॉरिटी से डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, रिलीजियसली अलग हैं और कल्चरली भी काफ़ी अलग हैं। जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो कौन सा है, बुद्धिस्ट है वहाँ पर। कहाँ पर, म्यांमार में, ठीक। तो ये माइनॉरिटी की तरह वहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, काफ़ी जनरेशन से रह रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनका ये मानना है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये म्यांमार में इनकी रूट्स नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए हैं। और इसलिए 1982 के बाद से जो मेजॉरिटी है उन्होंने इनको सिटीजनशिप देने से मना कर दिया है। सिटीजनशिप इनको नहीं दी गई है 1982 से। इसलिए ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन है। ना इनको कोई राइट है, ना फ्रीडम है, ना ये चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ें करने का अधिकार रोहिंग्यास को नहीं है। उसके अलावा 2017 में इनके अगेंस्ट में जो इस आर्मी है उन्होंने इतनी क्लींसिंग करना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा जो है रोहिंग्यास लोगों को मारा जा रहा था पकड़ पकड़ के। उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है रिफ्यूजीज़ का क्या हुआ, आना शुरू हो गए थे बहुत सारे। इंडिया ने जो अपनी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया था। ऑलरेडी इंडिया में कम से कम 40,000 के आसपास जो रोहिंग्यास रिफ्यूजी हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, हैदराबाद कैंप और जम्मू कश्मीर के आसपास, ठीक। इनफैक्ट दिल्ली में भी आपको कुछ रोहिंग्यास देखने के लिए मिल जाएंगे जो क्रॉस बॉर्डर करके इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि भैया हमारी बॉर्डर आपके लिए खुली नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो रोहिंग्यास हैं उनको कहाँ पर बसाया गया, बांग्लादेश के कोक्स बाज़ार आइलैंड में, ठीक है। ये कोक्स बाज़ार आइलैंड न्यूज़ में बहुत समय से है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश में है, ठीक। आपको प्लेसेस इन न्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद से जो है म्यांमार के दोबारा से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कूप हो चुका है और अभी भी बहुत ज़्यादा इतनी क्लींसिंग हो रही है। म्यांमार के अगेंस्ट में जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार रही है, प्रताड़ित कर रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन है। इसलिए जो रोहिंग्यास हैं वो आसपास की कंट्री में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर जीवन मिल सके। और इसलिए वो इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से किसी तरीके से जा रहे हैं, अपने जो डंकी अपने रूट के बारे में सुना था, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी म्यांमार से अलग अलग रास्तों से लोग जो है जा रहे हैं और रास्ते में लोग उनका काफ़ी शोषण कर रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी ये जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास वापस म्यांमार जाने का सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया ने गेट ऑलरेडी बंद कर चुका है, बांग्लादेश में स्थिति वैसी अच्छी नहीं है, तो कम से कम वो बेहतर स्थिति कहाँ मिल सकती है उन्हें, इंडोनेशिया और मलेशिया में। इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन में जा रहे हैं जहाँ पर उनके अधिकारों को बचाया जा सकता है।
होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है, रोहिंग्यास आपको पूछा जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।